अब टीचर वैकेंसी का कैसे पता करेंगे हम? 40-50 हजार में खुश हैं तो आप पीआरटी हो गया। ये नहीं कि ग्रेजुएशन पे आपके पास अलग सब्जेक्ट है और टीचिंग सब्जेक्ट वहां अलग चुन लिया तो फिर आपका कोई फायदा ही नहीं उस डिग्री। बच्चा 12th करके आया है, उसके बाद उसको टीचिंग लाइन में एंटर करना है, तो वो किस प्रकार से करे, कैसे करे? वहाँ एक स्पेशल एजुकेटर और होता है जी। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से बीएड की हुई है, अब वो मान्यता प्राप्त नहीं होती उन कॉलेजेस को, फिर वो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी डिग्री जो है एक जस्ट एक कह लो डंप, मतलब एक null and वेस्टेज void के हो जाती है। हाँ समय पर कॉलेजेस में हमें नहीं बताया जाता अच्छे से, इसलिए आज भी बच्चे भटक रहे हैं। मतलब बहुत सुना है बच्चों से रोते रोते आते थे, तो एक बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो रखी है तो घर के काम भी करना घर है, के काम। उन पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती कि पहली बार में हर कोई कर लेता है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार स्वागत करता हूं आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हम करियर को लेकर के कि हम क्या करें, तो उसके बारे में आज हम कुछ खास चर्चाएं करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनिका मैम, वर्षा मैम और विपिन सर। तो प्यारे बच्चों, ये कनिका मैम है, ये हमारे टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर सीडीपी और साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, वर्तमान में टीचर हैं। वर्षा मैम ये हमारे चैनल पर संस्कृत को पढ़ाती हैं और काफी साल से हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं। और विपिन सर काफी पुराने चेहरे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इनको, इंग्लिश के लिए फेमस हैं। तो कनिका मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैम आप यह बताइए कि बच्चा 12th करके आया है, उसके बाद उसको टीचिंग लाइन में एंटर करना है, तो वो किस प्रकार से करे, कैसे करे? तो सबसे पहले तो नमस्कार सर और सभी मेरे प्यारे अभ्यर्थी को। देखिए, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस लाइन में जाना है, मतलब कौन से टीचर का, कौन से लेवल पर आपको टीचर बनना है। देखिए 4 लेवल रहते हैं टीचिंग के, यदि मैं बात करूं तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। ये सोचिएगा कि सबसे छोटी सीढ़ी है, ठीक है। तो जैसे सबसे छोटा जो लेवल होता है वो होता है एनटीटी। अब इसके बहुत सारे नाम है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी इसे हम कहते हैं, या फिर डीपीएससी भी कहते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, या ईसीसी के नाम से पहले ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद का जो स्तर होता है ये बड़े बच्चों को पढ़ाने का होता है, यानी कि अप टू 5th क्लास, जिसमें पीआरटी लेवल जिसे हम कहते हैं। फिर आता है टीजीटी, यानी कि छठी से लेकर 10वीं क्लास तक के हम टीचर बनते हैं। और फिर आता है हमारा पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जिसे हम 11th और 12th क्लास के जो टीचर बनने होते हैं तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे। जी। एनटीटी और पीआरटी के लिए क्या बच्चे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, छोटे बच्चों का मतलब है मेरा कि नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए आपको एनटीटी करना चाहिए, यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। कहीं पर भी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, कहीं पर भी आप कर सकते हो। और पीआरटी के लिए आजकल जेबीटी हो गया, या बीटीसी कोर्स होता है, या फिर डीएलएड। मतलब आमतौर पर हम दिल्ली में देखते हैं कि डीएलएड कोर्स जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो उसको आप कर सकते हैं यदि आप 5वीं क्लास तक के अध्यापक बनना चाहते हैं। जी। और टीजीटी और पीजीटी के लिए वर्षा मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो टीजीटी टीचर होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी जो आपके 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है हमारे पीजीटी टीचर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो हमारे 11th और 12th को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपकी बीएड कंपलसरी है, यानी अगर आपको टीजीटी बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल अपना बीएड करने में आप लगाएंगे। और साथ में आपको जो टेट है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका लेवल 2 आपके पास होना चाहिए। चाहे अगर आप स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां आपका स्टेट लेवल पर टेट भी चल जाएगा और सीटेट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल की वैकेंसीज में, जैसे आपकी DSSS भी हो गई, केवीएस हो गई, एनवीएस हो गई, या ईएमआरएस, यहाँ पर आपका सेंट्रल टेट का लेवल 2 ही आपको पास चाहिए। अब पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, और फिर आपको यहाँ टेट की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप जो है पीजीटी की अगर वैकेंसी निकलती है तो आपके अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का आपका सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, फिर आप पीजीटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चे ने एनटीटी का कोर्स किया, डीएलएड जिसको बीटीसी अलग अलग नाम से जानते हैं, या बीएड किया। बहुत सारे बच्चों के मैंने ऐसे डाउट्स देखे हैं कि उन्होंने ऐसे कॉलेज से कर लिए कि उसको वैलिड नहीं माना जा रहा। मैम, ये क्या सीन होता है? सर, ये एनसीटी द्वारा जो है वो प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि कॉलेज, हाँ, कोई भी कॉलेज अगर आप कर रहे हो, ये बहुत ही डाउट्स हमने भी सुने हैं
कि बच्चे डीएलएड का कोर्स जो है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। 2 साल उन्होंने वेस्ट कर दिया, या फिर मैं कहूंगी बीएड किया, मतलब ग्रेजुएशन और बीएड, तो लगभग 5 साल वेस्ट कर दिए। अब वो मान्यता प्राप्त नहीं होती उन कॉलेजेस को, फिर वो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी डिग्री जो है एक जस्ट एक कह लो डंप, मतलब एक null and वेस्टेज void के, हो जाती है। हाँ, नल एंड वॉइड हो जाती है। इसलिए तो जरूरी है, ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे फोकस किया कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड बीटीसी ऐसे कॉलेज से कर लिया जो एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जब भी आप डीएलएड या बीटीसी करते हो तो एक बार उस कॉलेज को जरूर देख लो क्या एनसीटी की वो लिस्ट में है या नहीं है। उसके लिए गूगल पे एनसीटी रिकॉग्नाइज कॉलेज की पूरी लिस्ट होती है, या आप जब भी एडमिशन लेते हो तो आप कॉलेज से वो कंफर्मेशन ले सकते हो, वरना आपकी वो डिग्री और आपकी साल, आपका पैसा, तीनों चीज बर्बाद हो जाएंगी। जी मैम, कनिका मैम, मेरा एक सवाल और है कि बच्चा लेवल में बहुत कंफ्यूज रहता है कि उनको कैसे सजेस्ट हम कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपके पास कितना समय है, या फिर ये 3 चीजों पर मैं कहूंगी कि डिसाइड होता है। एक तो समय, कि आप कितना समय लगा सकते हैं, जैसे मान लो कि 2 साल, 3 जी। साल या 4 साल, कितना समय आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। फिर दूसरी बात होती है नंबर ऑफ वैकेंसी की, मतलब आपको ये भी देखना होगा कि किस पोस्ट में सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आ रही है। जी। मान लो कि अगर आप हाई लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने 5 साल मतलब लगा दिए हैं, जी। और उसके बाद उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है जी। या उम्र निकल गई है, जी। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। और फिर तीसरा जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को मतलब दिमाग में आता है, वो है सैलरी। जी। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको हाई पोस्ट पे जाना चाहिए। जी। यदि आप कम सैलरी में भी, मतलब कम का मतलब ये है मेरा कि 40-50 हजार में खुश हैं, तो आप पीआरटी हो गया। जी। ठीक है, उससे भी कम में अगर सेटिस्फाइड है, जैसे कि 35,000, 40,000, तो एनटीटी के लिए आप रेफर कर सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में ऐसा नहीं है जो अभी तक हमें देखने को मिला। सर एक सवाल और है, यूपीटेट और सीटेट होता क्या है? यूपीटेट, हाँ, यूपीटेट होता है हमारा टेट जो होता है, हर किसी स्टेट का अलग अलग टेट होता है। जैसे यूपीटेट नाम है यूपी वाला टेट, जो यूपी के लिए टीचर को बनने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आपको यूपी का एग्जाम देना है टीचर वाला, तो आपको यूपी टेट करना पड़ेगा। आपको बिहार वाला देना है तो बी टेट करना पड़ेगा। तो टेट तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जी। वो स्टेट अपना अपना कराते हैं, और इन सब से ऊपर होता है सीटेट। सीटेट मतलब सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपने सीटेट किया है तो आप उसे ऑल इंडिया वो आपका वैलिड रहेगा। 1-2 स्टेट्स में नहीं था, अब शायद उसमें भी हो गया है। लेकिन अगर आपने यूपी टेट किया है तो आप सिर्फ यूपी का टीचर का एग्जाम दे सकते हो। आप बिहार वाला नहीं दे सकते, आप DSSS वाला नहीं दे सकते हो, आप केवीएस वाला नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आपने सीटेट किया है तो आप केवीएस दे सकते हो, एनवीएस दे सकते हो, EMRS दे सकते हो, बिहार वाला दे सकते हो, यूपी वाला दे सकते हो। अब टीचर वैकेंसी का कैसे पता करेंगे हम कि हम इसमें ये टीचर वैकेंसी आई है, इसमें हम एलिजिबल है या हाँ, नहीं या है, नहीं। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, यदि आपको मैं ये कहूंगी कि यदि हमें जॉब लेनी है तो उसके लिए हम पहले से ही सतर्क रहें। मतलब ये रहना चाहिए कि गिद्ध की आंखें होनी चाहिए आपकी। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जहां से आप देख सकते हैं। उनकी खुद की वेबसाइट्स भी होती है, जैसे DSSS भी एक पेपर कंडक्ट करवाता है तो उनकी वेबसाइट है, एनसीटी की वेबसाइट है, या फिर ऐसे ही बिहार में भी है, यूपी में भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिली है कि हमें पता है कि उनकी वेबसाइट्स है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर खुद देख नहीं पाते हैं या हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं उस सूचना को। तो मैं ये कहूंगी कि मेरा मानना ये है कि जल्दी से और कम समय में अगर हमें सूचना प्राप्त हो तो उससे बड़ी बात क्या है। तो हम यहाँ पर चैनल को हम फोकस कर सकते हैं। मतलब हम हमारा ही चैनल जो है RWA जो चैनल है, तो पूरी की पूरी टीचिंग अपडेट्स देता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिल्टर करके चीजों को लेके आते हैं, और जैसी वैकेंसी निकलती है हम तुरंत ही आपको अपडेट कर देते हैं। मतलब बच्चे को साइट पे नहीं भटकना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हाँ, नोटिफिकेशन होते हैं, बिल्कुल, उनको कैसे बिल्कुल। पता चलेगा कब आए, जी वहाँ उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। जी। अगर वो ऐसे चैनल को फॉलो करेंगे तो वहाँ उनको चीजें फिल्टर हुए मिलेंगी और उनके लिए इजी रहेगा। सिर्फ हम ये यही अच्छा नहीं है। बताते, जी, बिल्कुल। उसमें हम ये भी बता देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब आपने अगर ये किया है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं है, मतलब आप योग्य है कि नहीं है, तो वह भी हम पूरा का पूरा डिटेल में बताते हैं।
मैम एक सवाल और है, आपने जैसे केबीएस और एनबीएस में पढ़ाया है बच्चों को, जी तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, ये केबीएस और एनबीएस क्या है? देखिए, केवीएस जो है वो केंद्रीय विद्यालय जिसे हम कहते हैं, एनवीएस जो है वो नवोदय विद्यालय होते हैं। तो केवीएस और एनवीएस के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है जिसे हम एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जी। तो वो है सेंट्रल लेवल पर, यानी कि सीटेट है, जी। ठीक है। अगर आपने पीआरटी किया है तो लेवल 1 पेपर होता है उसका। अगर आपने टीजीटी किया है या पीजीटी किया है तो अब आपको सीटेट पेपर 2 देना पड़ेगा। जी। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसा कि विपिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले यूपी में अध्यापक के पद पर थे, उसके बाद आपने DSSB पीआरटी ज्वाइन किया, दोनों में अंतर क्या है DSSB में और यूपी के? बेसिकली है क्या, यूपी में मैं पहले था टीचर, फिर मैंने यूपी से रिजाइन करके मैं दिल्ली में टीचर बना हूं। तो मेरे को वर्क प्लेस का बहुत बड़ा अंतर लगा DSSB में। वहाँ वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है, वो चीज़ें वो बहुत अच्छी है। बाकी वहाँ रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स रहती हैं चीज़ें। और वहाँ जो मैंने देखा है ना, जैसे कि यहाँ पे भी टीजीटी होता है, वहाँ पे भी होता है, पीआरटी यहाँ होता है, वहाँ भी होता है। हमारे यहाँ एनटीटी की वैकेंसीज नहीं आती, कम होती है पोस्ट, वहाँ रेगुलर बेसिस पे होती हैं। अगर नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो गेस्ट टीचर आते हैं। एक चीज़ मेरे को वहाँ बहुत अच्छी लगी थी, वहाँ एक स्पेशल एजुकेटर और होता है। जी। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से बीएड की हुई है, तो ये जो दिव्यांगजन हमारे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए टीचर होते हैं। और वहाँ उनको बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है दिल्ली के स्कूल्स में, क्योंकि एक टीचर मैक्सिमम 8 बच्चे ही देख सकता है। तो वहाँ वो पोस्ट भी एक रेगुलर बेसिस पे आती है, बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको उसमें स्पेशल बीएड करनी होती है। अच्छा। स्पेशल एजुकेटर उन्हें बोलते हैं, हाँ जी, स्पेशल एजुकेशन से उन्हें बीएड करनी होती है। जी। उसके बाद वही आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने स्पेशल बीएड कर रखी है, तो फिर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे को वहाँ पे लगी। जी। बाकी मेरा कनिका मैम से एक और क्वेश्चन है। मैम, आपने जैसे सर ने बताया, आपने बीएड और बीटीसी के बच्चों को पढ़ाया है, तो वहाँ पे बच्चों को क्या कॉमन क्वेरीज, क्या कंसर्न रही थी आपने पढ़ाते हुए जो बच्चों को फेस की, कि बच्चे अपने करियर को लेके इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हाँ। रहते थे? जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी वो ये थी कि एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बच्चों को पता नहीं होता था। जी। बहुत सारे बच्चे वहां से भी आते थे जिन्होंने, मतलब जो इस बैकग्राउंड के नहीं है, मतलब ये समझ लो कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है ना। तो बीटेक से एकदम से टीचिंग लाइन में जाना, तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में ही बात होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम कुछ किसी और फील्ड में नहीं जा सके या कुछ नहीं बन सके, तो चलो भाई टीचर बन जाते हैं। जी। तो ये जो है ये बहुत ही एक प्रॉब्लम होता है कि अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो एक ये प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि क्या करना है पता ही नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती कि सीटेट भी होता है कोई एग्जाम, ये भी नहीं पता होता। अच्छा, और कंफ्यूजन ये होती है, जो एनटीटी वाले बच्चों को जब मैं पढ़ाती थी तो उन्हें ये लगता था कि हमें भी सीटेट देना है, मतलब एक पात्रता परीक्षा देनी है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये उसी समय पर भी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो अभी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उस समय पर कॉलेजेस में हमें नहीं बताया जाता अच्छे से, इसलिए आज भी बच्चे भटक रहे हैं। और ये भी नहीं पता होता, ये भी एक प्रॉब्लम है कि डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, हाँ। ये भी नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं देख पा रही हूँ। मतलब बहुत सुना है, बच्चों से रोते रोते आते थे, तो ये एक प्रॉब्लम है। वर्षा में मेरा एक सवाल है जी। कि काफी बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हम अब डीएलएड करें या फिर बीएड करें, दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, ये तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे डीएलएड आप करेंगे तो आप पीआरटी में एलिजिबल होंगे, और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो आपकी प्राइमरी में ज्यादा भी निकलती हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते और आपके पास समय भी है, तो फिर आपको टीजीटी पीजीटी करने के लिए बीएड करना चाहिए। लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान देनी है कि आपकी सब्जेक्ट कमांड कैसी है। टीजीटी आप पढ़ाएंगे तो आप सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, और ऐसे पीजीटी में भी तो वहां आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करी जाती है। तो आपकी सब्जेक्ट पर एक बढ़िया कमांड होनी चाहिए, तभी आप जो है वहां वैकेंसीज कम भी होंगे तो आप जो है नौकरी ले पाएंगे। एक मैं वर्षा मैम से एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। मैम, आप संस्कृत के टीचर हो, बड़ी मुश्किल से संस्कृत के टीचर देखने को मिलते हैं। जी। और संस्कृत के बच्चों को गाइडेंस मतलब रेयरली मिलता है। तो संस्कृत से जिस बच्चे ने, मतलब क्या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, करियर की अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर कोई बच्चा संस्कृत में टीचर बनना चाह रहा है, किस तरीके से वो बन सकता है और क्या क्या उसे कोर्सेज फॉलो करने होंगे? जी, संस्कृत के टीचर का अगर हम बात करें तो ये टीजीटी और पीजीटी के लेवल पर बनेंगे आप।
इसमें आपको अगर आप टीजीटी संस्कृत बनना चाहते हैं तो यानी आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट लिया हुआ है और वो भी आपके पास 3 साल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक साल संस्कृत पढ़ी, एक साल दूसरी लैंग्वेज पढ़ ली, तीसरे साल कोई और लैंग्वेज पढ़ ली, जैसे कि बच्चे गलती करते भी हैं। क्योंकि अगर आप टीजीटी बनने जा रहे हैं तो आपको ये मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है कि भाई आपकी 3 साल जो है सब्जेक्ट आपका वो रहा हो। ऐसे ही पीजीटी में भी फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत ले रखा है तो आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी से करेंगे। या ऐसा नहीं कि आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत थी ही नहीं, आपने 1 साल पढ़ी और पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से कर ली, तो वहां भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी वैकेंसीज आती हैं आपके रेगुलर बेसिस पे आती हैं? वैकेंसीज तो सर लिस्ट डिसाइड डाउन जाती है इसकी, हाँ, मैंने हाँ। सुना है। तो कंपटीशन तो यहाँ कम है ही, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अभी संस्कृत में आपका आगे करियर देखते हैं। तो ऐसे में वैकेंसीज आपकी जब आती है और आप अपनी तैयारी बढ़िया रखते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो भी जाता है। अगर आप सभी एसएसटी के पीछे भाग रहे हैं, मैथ्स के पीछे भाग रहे हैं, तो वहां फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, जनरल सी बात है। तो यहाँ आपका कंपटीशन थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है और थोड़ी सी तैयारी से आप सिलेक्शन आराम से ले भी। अब मैं अपना बताऊं तो मैंने तो बहुत ज्यादा तैयारी सीटेट के लिए नहीं की थी। आपने बेसिक कॉमन चीजें ही होती है, बहुत ज्यादा ऐसा एडवांस नहीं होता है। आप कहीं भी गाइडेंस है जिसको आपको भरोसा हो, जहां से आपको चीजें समझ में आती हो, आप फॉलो कर सकते हो। जैसे हमारा चैनल भी, आप एक चैनल को फॉलो करके इजीली सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर देख के, क्योंकि यहाँ पे हमको सिलेक्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है कि ओबीसी वालों को, एससी वालों को 82 नंबर लाने 150 में थे और जनरल वालों को 90 लेके आने हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लेते हो, जैसे कि मैं तो सच बताऊंगा, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा अपने चैनल पे उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि इवन अगर आप गागर में सागर भी अच्छे से तैयार करते जाते हो, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत स्टूडेंट मुझे ऐसे मूल मिले। मंत्र सीरीज है। हाँ, हमारी मूल मंत्र सीरीज और गागर में सागर भी, मतलब कि सर सिर्फ पास करने के लिए तो वो ही पर्याप्त है। 150 में से 100 लाने के लिए तो वो ही पर्याप्त है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछी जाती है, बेसिक चीजें पूछी जाती है और पहली बार में इजीली कर लेते हैं। अगर आप, इसमें लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि लड़कियों के साथ कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, शादी, कुछ बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो रखी है तो घर के काम भी करना है, उन पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती कि पहली बार में हर कोई कर लेता है। लेकिन मोस्टली लड़कों को तो पहली बार में कर ही लेना चाहिए, वो तो अपने घर से फ्री है। अब ये है कि मैंने आज अगर बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया तो मैं कल सीटेट का पेपर दे सकता हूँ, और अगर मैं पास करता हूँ तो वो वैलिड है मेरी लाइफ टाइम के लिए। जी बिल्कुल, लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड है। मैं आज एडमिशन ले रहा हूँ, मैं कल एग्जाम अगर मैं दे पाता हूँ तो, जैसे जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो जुलाई वाला पेपर दें। हाँ, इसी साल उन्होंने एडमिशन लिया, जुलाई वाला पेपर देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पास मान्य रहेगा, वो लाइफ टाइम मान्य नहीं, लाइफ टाइम मान्य है। ऑल इंडिया किसी भी टीचिंग जिसके अंडर वो आते हैं, अगर उन्होंने लेवल 1 किया है तो पीआरटी के लिए, लेवल 2 किया है तो टीजीटी के लिए वैलिड है। जी विपिन सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे कि आपने पहले जनरल कंपटीशन की तैयारी करी और उसके साथ ही फिर आप टीचिंग पर शिफ्ट हुए, तो ये क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करते रहे और साथ में टीचिंग को भी लेकर के चल रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चा पूरी तरह डेडिकेटेड है टीचिंग के लिए, कि वो उसे टीचर बनना है, तो क्या उसको साइड में कोई ऑप्शन रखना चाहिए जनरल कंपटीशन का, या बच्चा जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो क्या उसको टीचिंग को साइड में ऑप्शन रखना चाहिए। दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मैं आपको बताऊं तो मेरे दादाजी का सपना था, वो बोलते थे विपिन तू टीचर बन, टीचर की बहुत अच्छी जॉब है। तो उन्होंने बार बार बोलते थे, तो मैंने तो ऐसे ही, बोलते ना एवे ही, मैंने तो ऐसे ही कर लिया था साइड ऑप्शन में। मैं बीएड किया था, बीएड गवर्नमेंट सीट, फिर बीएड छोड़ के बीटीसी कर ली थी तो टीचर बन गया। हालांकि मेरे बाकी कॉम्पिटिशन भी क्लियर हुए थे इसी दौरान, जैसे कि सीएचएसएल हुआ था, सीजीएल हुआ था, सीपीओ हुआ था, एएसएम हुआ था, उन सब में फिर मैंने, फिर यूपी में हुआ था, यूपी छोड़ के फिर मैं दिल्ली गया था। तो उन सब में फिर हमको अपनी प्रायोरिटी देखनी होती है। जैसे कि अभी मेरे पास अच्छा टाइम होता है, अगर मैं किसी और जॉब में होता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता यूट्यूब को पढ़ाने के लिए। और आपका इंटरेस्ट किस में है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट टीचर बनने में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब टीचर बनने में था, मतलब कि है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। तो क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ इसलिए मैंने गवर्नमेंट टीचर को प्रेफरेंस दिया था, मैं, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहता है। ये तो बात आ गई जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हुए टीचर बन गए, उसमें करियर बना दिया, क्योंकि टीचिंग में आपको टाइम बहुत मिलता है अपने लिए, फैमिली के लिए। शायद अगर मैं एसएससी वगैरह में किसी और कंपटीशन जॉब में होता तो मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं जितना टाइम मैं बच्चों को इंग्लिश के लिए दे पाता हूँ, नहीं हो पाता। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है टीचिंग की, और उसने बीएड किया हुआ है, टीजीटी वगैरह के लिए वो एलिजिबल है, वैकेंसी है नहीं, वो क्या करे।
तो भाई आपको जरूर ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि अभी आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, तो आप अपनी कोई भी एसएससी वगैरह की, पेट से, पटवारी की, ये सारी जनरल कंपटीशन की आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर वैकेंसी पास में नहीं है तो आपको सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उससे क्या है कि आपका टीचिंग तो साइड ऑप्शन है, 40 साल तक आप टीचर, 45 साल तक बन सकते हो। आप वो तैयारी साइड में करते रहो, वहां हो जाएगा वेल एंड गुड है। वहां नहीं होता है तो वो कभी भी तैयारी खराब नहीं जाती, बेकार नहीं जाती है। लास्ट जैसे कि मैंने DSSB में मैं टीचर बना था, तो मेरे को DSSB की फुल फॉर्म नहीं पता थी, वहां मेरी ऑल इंडिया 11 रैंक आ गई। और जबकि मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता थी, तो आप सोचोगे मैंने क्या तैयारी की होगी। तो मेरी वही तो तैयारी काम आई जो मैंने CGL में की थी। तो अगर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे जब हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है। जी सेम यही बात लागू होती है आपके जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वालों की। कोई CGL की तैयारी कर रहा है, कोई आपका CPO की तैयारी कर रहा है, या आप यूपी दिल्ली की तैयारी कर रहे हो, पेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप साइड में एज अ ऑप्शन आप BEd या BTC कर सकते हो। उससे क्या है कि 40 साल तक आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। 40 साल तक आप टीचर बन सकते हो। जैसे कि मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करते करते BEd और BTC कर ली। उसके बाद वो कांस्टेबल में बन गए, पुलिस में, दिल्ली में, यूपी में। वहां उनको उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी कि वो जॉब उन्हें सूट नहीं हुई। बाद में टीचर की वैकेंसी आई, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, पेपर क्रैक किया, तो उन्होंने कांस्टेबल छोड़ के वापस से टीचर बन गए। अगर वो उस टाइम पे नहीं करते BEd BTC, तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकते थे। तीसरी एक और चीज जो बच्चों की होती है, क्या BEd BTC से ही हम टीचर बन सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। हम बिना BEd BTC के भी टीचर बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं? आपके DSSB में एक पोस्ट होती है CS, कंप्यूटर साइंस टीचर की। उसके लिए BEd चाहिए ही नहीं, ना CTET चाहिए ना BEd चाहिए। उसके लिए आपके पास या तो आपने BTech किया हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपने BCA वगैरह किया हो। BCA अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है या आपने BTech किया हुआ, तो आप डायरेक्ट, जैसे कि मेरे स्कूल में भी 2 CS के टीचर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। ना BEd चाहिए ना CTET चाहिए, आपने या तो BCA किया हुआ हो। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने अपने भाई को, कजिन को भी इंटर कराने के बाद उसको मैंने BCA कराया। क्यों कराया BCA? कि वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, BCA से वो कंप्यूटर साइंस दे सकता है, और बाद में उसको BEd BTC करा दूंगा, तो वो बाकी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी एलिजिबल है, और तैयारी उसकी जनरल कंपटीशन की ही चल रही है। क्योंकि BEd में आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना होता है, BTC में आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना होता है। तो आप वहां अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, जैसे मैं रोज, अगर आप देखो, ऑन एवरेज आधा घंटा भी नहीं पढ़ता था BTC के लिए, क्योंकि मैं तो अपनी तैयारी कर रहा था CGL वगैरह की, ये सब चीजें, तो वो तैयारी बहुत काम आती है। तो एज अ साइड ऑप्शन आप, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है और आपको मतलब नफरत नहीं है टीचर वाली प्रोफेशन से, हेट नहीं है, तो आप रख सकते हो। मतलब अगर आप, जैसे कि बच्चों को पसंद नहीं होता, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं साइड ऑप्शन में मुझे टीचर भी चल जाएगा, तो आप साइड ऑप्शन रख सकते हैं टीचिंग को। आप अपने CGL वगैरह की, पेट की, CPO की, अब ये तैयारी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो BEd BTC करते हैं और वहां जॉब लेने के बाद UPSC की तैयारी करते हैं। उनके लिए वो इसे बेस्ट मानते हैं। वो BEd BTC किए हुए होते हैं, तैयारी UPSC की कर रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी आएंगी, वो BEd BTC में अप्लाई करेंगे फॉर्म। उन्होंने तैयारी की हुई है UPSC की, NCERT उनकी क्लियर है, वो सिलेक्शन ले लेते हैं। और इसमें टाइम इतना मिलता है, जैसे मैं दिल्ली में बात करूं तो 2 शिफ्ट होती हैं, एक होती है 7 से 12:30, एक होती है 1 से 6। जैसे मेरी सेकंड शिफ्ट होती है 1 से 6। अब मेरे कुछ साथी हैं जो 1 से 6 जॉब करते हैं, तो सुबह तो 6 से 12 फ्री हैं, वो UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं। आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया है, अच्छी खासी सैलरी है, शुरुआत आपकी 50,000 से है प्राइमरी की। TGT की आप देखोगे 70,000 है, PGT की 80,000 से स्टार्टिंग है। तो अगर आप 70-80 हजार महीने का कमा रहे हो और आपको सिर्फ 6 घंटे देने हैं, तो UPSC की इससे बढ़िया बैकग्राउंड क्या बनेगा तैयारी करने के लिए। तो अगर आपको हायर अपने गोल्स रखने हैं, तो भी आप साइड ऑप्शन इसे यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा बच्चों के लिए रह सकता है ये। BEd में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी तो रहता है, जैसे कि वर्षा मैम बताएंगी संस्कृत में क्या करना होगा। जी, अगर आपने, जैसे आप जो है बीएड कर रहे हैं और आपको संस्कृत का टीचर बनना है, तो आप जब वहाँ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको पेडागोजी ऑफ संस्कृत चूज करनी पड़ेगी। BEd में, हाँ, बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट आपको 2 चुनने होते हैं। हाँ। उसमें आप अपना ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ही रखें, क्योंकि आप उसी के टीचर बनेंगे आगे। ये नहीं कि ग्रेजुएशन पे आपके पास अलग सब्जेक्ट है और टीचिंग सब्जेक्ट वहाँ अलग चुन लिया, तो फिर आपका कोई फायदा ही नहीं उसमें। बीकॉम के बाद आप बीएड कर लेते हैं, है ना, बीकॉम के बाद एकदम से हाँ, बीएड,
तो बीकॉम जो है ये एक लाइन दूसरी है, मतलब आप यहाँ पर सीए बन सकते हैं या बैंकर्स बन सकते हैं, मतलब इस लाइन में आप जा सकते हैं। अब बहुत ही कम मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। प्रॉब्लम क्या आती है कि बीकॉम के बाद अगर आपने डीएलएड किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लग सकते हैं। लेकिन बीकॉम के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपने ऑप्शंस अपने पहले से ही कम कर लिए। तो बहुत बच्चों की समस्या आती थी कि मैम हमने बीकॉम किया हुआ है तो क्या हमें बीएड करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए आगे। तो बीकॉम और बीएड का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन रहता है, वो है टीजीटी सोशल साइंस में, जो दिल्ली में ही निकलती है। मतलब इसके अलावा यूपी में आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जॉब करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, जैसे केवीएस एनवीएस हो गया, आप वहां पर भी एलिजिबल नहीं है। मतलब सिर्फ अगर बीकॉम के बाद बीएड किया तो सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, एक वो ही दिल्ली पोस्ट में। के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मतलब ऑप्शंस बहुत ही कम कर लिए, पहले से आपने कम कर लिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि एक बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मैम हमने डीएलएड का कोर्स कर लिया है और उसके बाद हमने सीटेट भी क्लियर कर लिया है, क्या अब हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए? तो जी हाँ, आप बिल्कुल तैयार हैं। मतलब आपने डीएलएड और सीटेट पेपर 1 किया है, डीएलएड का कॉम्बिनेशन नहीं, पेपर 1 होगा। अगर आपने ये कर लिया है तो आप बिल्कुल तैयार हो। फिर एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है सरकार का पेपर, मतलब वो है वैकेंसी का पेपर, ठीक है। यानी कि डीटीपीएस भी निकलेगा, वो पेपर निकालेगा तो वो देना पड़ेगा। या यूपी में अगर आप जा रहे हैं तो सुपर टेट आपको देना पड़ेगा। मतलब फिर एक ही पेपर होगा, बहुत सारे पेपर्स नहीं होंगे, तो आप डरे नहीं। एक बच्चे को बहुत कॉमन डाउट्स आते हैं कि सर क्या इसमें इंटरव्यू है या नहीं है। हाँ। तो ये मैं भी क्लियर कर दूं कि आपका प्राइमरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपका टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, पीजीटी के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है, केवीएस एनवीएस को छोड़ के। हाँ, मतलब यूपी में, बिहार में और दिल्ली में तो नहीं होता है, बाकी केवीएस एनवीएस में हम बताएंगे जी। तो जैसे मान लो कि अगर आप केवीएस में पीआरटी टीचर की पोस्ट पे लगे, जो अभी आई भी थी 2 साल पहले ही, बहुत सारे बच्चों ने मतलब इसके ऊपर रेफर किया था इसको। तो उनके लिए क्या था, उनके लिए क्राइटेरिया अलग कर दिया। मतलब 30 नंबर जो है, 60 नंबर जो है, वो इस तरीके से कर दिए कि अब आपको इंटरव्यू देना होगा। और उस इंटरव्यू में ये था कि आपको पढ़ाना कैसे है ये भी आना चाहिए। तो इंटरव्यू भी था 15 नंबर का, और 15 नंबर का जो था वो मतलब कैसे पढ़ाना है, पेडागोजी ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। सिर्फ केवीएस और एनवीएस में ही ऐसा होता है, बाकी किसी भी एग्जाम में, जैसे मैं अगर डीटीपीएसबी की बात करूं, सिर्फ आपको यहाँ पर सरकार जो पेपर करती है, देती है, वो आपको पास करना है। इसके अलावा आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। यूपी में और डीटीपीएसबी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ना आपके एनटीटी के लिए, ना पीआरटी के लिए, ना ही टीजीटी के लिए, ना ही पीजीटी। इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं बच्चे, तो इसलिए जानना जरूरी है। एनबीएस और केवीएस में ही आपके इंटरव्यू टीचिंग में लिए जाते हैं बस। सर मेरा एक डाउट है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन बीए कर रखी है, बीएड कर ली है, अब वो टीजीटी बनना चाह रहा है, लेकिन सीटेट में जो उसने सब्जेक्ट ले रखा है वो ले रखा है साइंस और मैथ्स, जो 60 नंबर। यही तो छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, करियर को खराब करते हैं। हमको देखना है हमारा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन में हमारा जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हमको लेना है सीटेट में। जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है तो आपको सोशल साइंस के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा सीटेट में। आपने बीएससी वगैरह मैथ्स से किया तो आपको साइंस से करना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। अगर उसने बीए किया हुआ है तो उसने साइंस ले लिया तो फिर तो किसी काम का है नहीं। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सोशल साइंस के साथ मैथ्स ले रखा है, तो इस आपको कॉम्बिनेशन को हमेशा ऐसे देखना है। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो उसके साथ लैंग्वेज को आप ऑप्ट करें, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, संस्कृत, कुछ भी। या साइंस के साथ हमेशा मैथ्स का एक रेफरेंस होता है, तो उसको आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीएड हो या फिर डीएलएड हो तो उसमें आपको चुनना चाहिए। मैम ये है कि बच्चे ने सीटेट कर लिया, ऑलरेडी किए हुए हैं, अब कौन से रनिंग बैचेस, मतलब कि वैकेंसीज, रनिंग वैकेंसीज के लिए वो तैयारी कर सकता है, कैसे कर सकता है? जी, तो उसके लिए हमने, जैसे अगर आप आफ्टर सीटेट, हमने स्कॉलर बैच निकाला हुआ है। तो स्कॉलर बैच में इसकी खास बात क्या है, इसकी खूबियत क्या है कि बहुत ही डिटेल में कंटेंट पूछा जाता है। जब सीटेट में मतलब एक बेसिक लेवल है, और जो डीटीपीएसबी लेवल पूछता है या कोई भी सरकार का पूछती है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो बहुत डिटेल लेवल पे आता है। 2 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट्स आते हैं उसमें। पार्ट ए होता है जनरल, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और मैथ्स हो गया। और पार्ट बी होता है बहुत ही स्पेशलाइज, जैसे मान लो कि मैं डीएलएड पीआरटी करवा रही हूँ तो उसमें बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ, 100 नंबर का होता, मतलब अगर हम डीटीपीएसबी की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही वर्षा मैम करवा रही हैं पार्ट बी, और ऐसे ही सर आप भी करवा रहे हैं, ठीक है, हिंदी करवा रहे हैं आप, और सभी हमारे जो टीचर्स हैं ऐसे ही। जो हमारी डीटीपीएसबी की वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए अभी हमारा स्कॉलर बैच चल रहा है, जिसमें संस्कृत के लिए वर्षा मैम करा रही हैं, हिंदी के लिए ममतेज सर,
और मैथ्स के लिए आकाश सर है, इंग्लिश के लिए शाहरुख सर है। ये 4 सब्जेक्ट के हमारे SST SST के लिए दिग्विजय सर, 5 सब्जेक्ट के लिए हमारे बैचेस चल रहे पीआरटी हैं। कनिका मैम। बाकी सीटेट के लिए अभी बुनियाद बैच आए, जिनको सीटेट क्लियर नहीं हुआ वो बुनियाद बैच से जुड़ सकते हैं। जिनका सीटेट क्लियर है, वैकेंसीज की बात करें तो ये स्कॉलर बैच है। बाकी यूपी की वैकेंसीज की बात करें तो सुपर टेट बैच हमारा गुरुजी गुरुजी सुपर टेट बैच, वो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब आज हमने आपके जितने भी डाउट्स थे उनको सभी को लेने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपके टीचिंग रिलेटेड डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला सेशन हम लेके आएंगे तो वो आपके डाउट्स वहां पर हम लेते हुए उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार। धन्यवाद।